हेलो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का ये हमारा तीसरा सेट है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस दिवस को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो यह डेट है 21 दिसंबर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो उस समय भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संता आना हवा। संता आना हवा है, जलवायु परिवर्तन से निम्नलिखित में से किस भूभाग में जनवरी 2025 में लगी आग से आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र में भारी क्षति हुई थी? यह हुई थी दक्षिणी कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए में। कहां पर? साउथ कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार की सुर्खियों में रहे स्निकोमीटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इसका उपयोग होता है ऑप्शन सी क्रिकेट में। खेल से संबंधित जितने भी तकनीकी शब्दावलियां हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो सेपरेट बना हुआ है, उसका लिंक हम कमेंट कर देंगे पिन में, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि खेल से संबंधित जितने शब्दावली है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं अब, खास करके ट्रेंड बन गया है। इसका राइट आंसर हो गया क्रिकेट। स्निकोमीटर का उपयोग क्रिकेट में किया जाता है। अगला प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहां आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर, ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरे ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक थी इसमें 85वीं। ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ। सूर्य किरण किन दो देशों की सेनाओं के बीच एक सैन्य अभ्यास है? कौन सा? सूर्य किरण। तो यह है भारत और नेपाल के बीच यह सैन्य अभ्यास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जेड मोर सुरंग का लोकार्पण किया है। यह किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो यह जो स्थित है यह जम्मू कश्मीर में है। कहां पर? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अतिथि थे? 2025 में जो गणतंत्र दिवस था तो उसमें कौन थे? तो वो थे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। कौन थे? प्रोबोवो सुबियांतो थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 2025 की स्थिति के अनुसार भारत में रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त सर्वाधिक आर्द्र भूमि किस क्षेत्र राज्य में है? यह स्थित है सबसे ज्यादा तमिलनाडु। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। तो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से हर सेट में करवाते हैं। 10 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं यहां पर जीके जीएस की तरफ, जनरल स्टडीज को देखेंगे। रेगुर मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी के नाम से, ब्लैक सॉइल, इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन 1255 से 1287 तक उसका कार्यकाल था, उसका मूल नाम क्या था? तो बलबन का मूल नाम जो था वो था बहाउद्दीन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था और बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? यह कहा था डलहौजी ने। डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था। किसके बारे में? अवध के बारे में कहा था यह कथन। और इसी आधार पर 1856 में अवध को ब्रिटिश राज्य में मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली का सबसे बड़ा जल संभर है? तो कहां पर है? तो यह है गोदावरी नदी में। कौन सा? गोदावरी नदी में जब सबसे बड़ा जल संभर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। आप सभी को पता है, बिहार के जो है उनको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। और इनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान जिला के जिरायदई नामक गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमामबाड़ा को किसने बनवाया था? तो यह बनवाया गया था आसफ उद्दौला के द्वारा। किसके द्वारा? आसफ उद्दौला के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1978 किसने पारित किया था? तो इसको पारित किया गया था लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। कब? 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कॉफी की
अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? तो यह है ओडिशा में नहीं उगाई जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह किस्म तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में उगाई जाती है। कहां कहां? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। निम्नलिखित में से बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो यह आमंत्रित किया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो यह है सटरबट्स। कौन सा? सटरबट्स। यह कहां पर है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था, कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में स्थापित हुआ था, और यह तमिलनाडु के रानीपेट नामक जगह पर स्थापित हुआ था। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है, यह किससे संबंधित है? तो यह अणु ऊर्जा से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अणु ऊर्जा से। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो यह प्रकाशन है अकाउंट का, अंकडाट का। किसका? अंकटाड का है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है क्या? द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। ठीक, UNCTAD फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए का सबसे छोटा, और भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा है। यूएसए का संविधान जो है 4543 वर्ड का है। ठीक, और भारत का संविधान जो है ये कितना है? 1,45,000 वर्ड का। ये सब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीली क्रांति का अर्थ है, नीली क्रांति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा मत्स्य पालन, ऑप्शन बी, नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस राज्य, भारतीय राज्य में स्थित है? यह स्थित है ओडिशा में। कहां पर? ओडिशा में स्थित है, और प्राचीन काल में यह महाविहार था। क्या था? महाविहार। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। किसकी उपलब्धता पर? तो राइट आंसर हो जाएगा बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। तीनों सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 50 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होता है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर देख लेते हैं और भी अनुच्छेद दिए गए उसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होनी चाहिए। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? तो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों का संरक्षण होना चाहिए। और अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पर है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है यह। वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिकार्टिन प्राप्त होता है, यह किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है नीम से। किससे? नीम से प्राप्त होता है। यह जो है ना लिम्नोवाइड जो ग्रुप है, यहां लिख देते हैं आपको, लिम्नोवाइड ग्रुप का समूह है जो रासायनिक यौगिक और द्वितीय मेटाबोलाइट जो एजाडिकार्टिन नीम से इसके बीज में होता है। किसमें? नीम के बीज में यह पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 72 मीटर तक चलने में कितना समय लगेगा? गणित का प्रश्न जो भी होगा यह सभी सेपरेट वीडियो में किया गया है, पिछले सेट में भी आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.6 सेकेंड। उस वीडियो को देखिए आप लोग जाकर के, इस वीडियो को खत्म करने के बाद वो वीडियो देख लीजिएगा, सारा सेट उसी में कवर हो जाएगा, बार बार आपको मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DDT।
गणित का प्रश्न इसलिए हम सेपरेट वीडियो में करते हैं हर सेट में, हर एग्जाम के सेट में, क्योंकि जीएस का गणित से कनेक्शन बहुत अलग हो जाता है, तो आपका टाइम इसमें ज्यादा इन्वेस्ट होने लगता है, इसीलिए उसको सेपरेट वीडियो ही अलग कर देते हैं ताकि सबको फायदा मिल सके। एक अलग सेपरेट रहेगा जीएस जीके का और एक अलग मैथ्स का और रीजनिंग का। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मिला था वाटसन और क्रिक को 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो यह हो जाएगा कौन सा पदार्थ? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हीरा सबसे ज्यादा कठोर है और यह एक क्रिस्टल कार्बन है। क्या है? सीसी, क्रिस्टल कार्बन। निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई एमएस स्क्वायर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका यूज होता है त्वरण के लिए। किसके लिए? एक्सेलरेशन के लिए। और इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। किस मिट्टी की कोशिका जो कैपिलरीज होती है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? यह कौन सी मिट्टी की होती है? तो यह होती है ऑप्शन सी, बलुई मिट्टी का। किसका? बलुई मिट्टी का। यहां पर ब्लड आ रहा होगा आपको, यह राइट आंसर होगा बलुई मिट्टी, बलुई। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो यह मिलता है किसमें? प्राकृतिक तत्व में। ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ इसका। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो यह है कौन सा भाग? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पर्ण, लीव्स, पत्तियां जो होती है यह फूल बनने का उद्दीपन करता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, क्योंकि सहज प्रणाली का परिवर्धन जो है स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है और सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक पार्ट है। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद की। स्वतंत्रता के बाद 1947 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई थी। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी को, कब? 1950 को योजना आयोग गठन किया गया था और योजना आयोग को घटा दिया गया है 2015 से, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। हर एग्जाम में लगभग पूछा जा रहा है, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है बार बार। आप कोई भी सेट देखेंगे आपको मुंह पर मुंह जवानी याद हो जाएगा। ठीक। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, या कहां निर्वासित किया गया? रंगून में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने बंदी बनाकर इसको रंगून, जो बर्मा में है वर्तमान में, वहां भेज दिया था। राइट्स, RITS का किसका संक्षेपण? इसका यानी राइट्स का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। यहां पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहां प्राप्त होती है? तो दिसंबर माह में सबसे अधिक होती है कन्याकुमारी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। और कन्याकुमारी जो है भारत के स्थलीय भाग का सबसे साउथेस्ट पॉइंट है। कौन सा? सबसे साउथेस्ट पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु है, जो भूमध्य रेखा से 9 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो ये हो जाएगी कौन सी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा अनुच्छेद 243 के तहत 243 क्लॉज ए में कहा गया है, यहां से लेकर के 243 क्लॉज ओ तक 16 अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 डी के आधार पर पंचायती राज में 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और बिहार पहला राज्य बना था जहां महिला के लिए 50% आरक्षण दिया गया है नीतीश कुमार के गवर्नमेंट ने। अगला प्रश्न देखते हैं, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। पेशवा बाजीराव का शासनकाल कब से कब तक था? 1720 से 1740 ईस्वी तक का था। और बाजीराव का सपना था कि मराठा ध्वज कृष्ण से अटक पर लहराए, और पेशवा बाजीराव के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय में बुंदेलखंड की विजय माना जाता है, जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन इतने ब्लर हो गए हैं। राष्ट्रीय राज्य अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो यह शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि नहीं, आपको ये देख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य अपहरण नीति का शुरुआत
आपको बता दें कि इस नीति के तहत गोद लेने की प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था और लॉर्ड डलहौजी जी ने हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा, जैतपुर और 1849 में संभलपुर, 1850 में बघाट और 1852 में उदयपुर और 1853 में झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ये सभी ईस्वी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको डिटेल से बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो लोथल स्थित है कहां पर? गुजरात। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। कहां पर? गुजरात में। और गुजरात के अहमदाबाद जिले से 16 किलोमीटर दक्षिण में सरगवाला गांव में स्थित है यह, जो भोगवा नदी के तट पर है। कौन सा? भोगवा नदी के तट पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। कहां? लंदन में। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्य, मानवीय स्वतंत्रता को बचाने और भेदभाव मिटाने के लिए, प्रतिरोध करने और हर जगह के मानवाधिकार के लिए लड़ने के लिए सिखाती है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसका? एमनेस्टी इंटरनेशनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी तटवर्ती रेलवे जो ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय है यह कहां है? यह स्थित है भुवनेश्वर में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। 17 मंडल में रेलवे को बांटा गया है। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। अब कुल 18 मंडल हो गए हैं। ठीक। कंपनी के वास्तविक स्वामी है, तो इसके वास्तविक स्वामी कौन होंगे? इक्विटी शेयर धारक। इनमें से कौन होंगे? इक्विटी शेयर धारक। इक्विटी शेयर धारक वह होता है जो कंपनी का मालिक होता है। इक्विटी धारक कंपनी का लाभांश सबसे बाद में प्राप्त करता है, इन द एंड। और विभिन्न प्रकार के शेयर्स को पूंजी जुटाने के लिए लंबी अवधि के वित्त पोषण के लिए इक्विटी शेयर्स धारक उत्तरदायी होता है। और इक्विटी शेयर को कॉमन स्टॉक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन स्टॉक भी कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, रुपए की तुलना में निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो यह हो जाएगा सबसे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का। किसका? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का। अलग अलग देश के साथ भारतीय मुद्रा का विनिमय दर अलग अलग होता है और जो उस देश के साथ व्यापार पर निर्भर करता है। ब्रिटिश पाउंड जो है यह 102.24 भारतीय रुपया के अकॉर्डिंग है। ठीक, सबसे ज्यादा होगा ब्रिटिश पाउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश पाउंड दिया गया है यहां पर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ब्रिटिश पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण है। ऋतुएं क्यों होती है पृथ्वी पर? यह होती है पृथ्वी के सूर्य सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है और इसकी धुरी पर 66.66 डिग्री का झुकाव है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? यह स्थित है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। और 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन और द्वीप दोनों को विलय कर दिया गया। और दादर नागर हवेली की भाषाओं में गुजराती, मराठी, पुर्तगाली है। और 1954 तक पुर्तगाली साम्राज्य का यहाँ पर अधिकार था। 11 अगस्त 1961 ईस्वी में इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया था। किसको? दादर नागर हवेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान। ऑप्शन बी। कहां पर? राजस्थान में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित भारत में यूरेनियम खदान कहां है? तो यह है स्थित जादूगोड़ा में। कहां पे? जादूगोड़ा में। 1967 ईस्वी में यूरेनियम का खनन हो रहा था और भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और साथ ही राजस्थान और मेघालय में भी यूरेनियम के भंडार उपलब्ध है। नवीनतम खोज के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में भी यूरेनियम मिला है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में भी इसकी अवस्थिति पाई गई है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया, यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अभी थोड़ा देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया। 5 जून 1974 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है शैलमूल, यानी इसको मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा के जम जाने से निर्मित चट्टान को क्या कहा जाएगा? इसके जम जाने से जो निर्मित होगा चट्टान उसको आग्नेय चट्टान कहा जाएगा। ये सभी जानकारी आप लोग इकट्ठा करते जाइए तो सही रहेगा। आग्नेय चट्टान जो होता है कठोर होता है, रवेदार होता है, उसमें रवा पाया जाता है और यह सबसे प्राचीनतम चट्टान है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? इसका उदाहरण हो जाएगा बेसाल्ट।
कौन सा? बेसाल्ट चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? तो यह है कुचिपुड़ी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी के कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदर, ये सभी हैं। मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनीअट्टम के कलाकार जो है कल्याणी अम्मा है, हेमा मालिनी है, श्रीदेवी, ये सब मोहिनीअट्टम के कलाकार हैं। कथक की अगर बात करें तो कथक में बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, ये सभी कथक के हैं। ओडिसी की बात की जाए तो संयुक्ता पनिग्रही, सोनल मानसिंह, रानी कर्ण, ये सभी कलाकार हैं शास्त्रीय नृत्य के। सभी के बारे में बता दिया आपको, नाम याद रखिएगा, नोट कर लीजिए अपने एक कॉपी में। अभी अभी एक करंट न्यूज आया है कि दिव्या देशमुख जो है, दिव्या देशमुख, यह भारत में भारतीय महिला बन गई है, प्रथम भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली। करंट का न्यूज है, आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है, कौन कौन सा है? यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन कौन सा होगा दोनों? तो ये दोनों हो जाएंगे, कौन कौन से? तो ऑप्शन बी, परमवीर चक्र और महावीर चक्र, यह 2 सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें भारत में वीरता के क्षेत्र में प्रथम 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, परमवीर चक्र और महावीर चक्र, जबकि शीतकाल का वीरता पुरस्कार अशोक चक्र और कीर्ति चक्र होगा। ठीक, शीतकाल में यह चक्र बदल जाता है, कौन कौन सा? एक अशोक चक्र हो जाएगा और एक कीर्ति चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर वाहन। अब यहां पर 60 प्रश्न जब हम लोगों ने जीएस के कर लिए, जीएस और जीके का, अब जो होगा इसमें अब जो प्रश्न होंगे वो होंगे मोटर अधिनियम, यातायात के नियम और संकेत से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और इसके बाद जो हो जाएंगे 80 तक पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद 20 प्रश्न जो होंगे वो होंगे पाठ पुर्जा, लुब्रिकेटिंग और रखरखाव से संबंधित। देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अंतर्गत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार कितने रुपए का जुर्माना दिया जाएगा? तो ये आपको लगेगा टोटल कितने रुपए का? तो यह ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद उसका जो धारा है मोटर वाहन अधिनियम 185 के तहत यह देना पड़ेगा। और शराब की मात्रा 30 मिलीग्राम यानी 100 ml से अधिक पीने पर यह दंडनीय अपराध है, 1 सितंबर 2019 से लागू है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चिन्ह नो पार्किंग को दर्शाता है? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर इसका? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। यहां पर देख लीजिए, ये साइन, ये जो है नो पार्किंग को दर्शाएगा। ठीक, ये साइन क्या होगा? पार्किंग को दर्शाएगा, ये नॉट क्रॉसिंग को। अगला प्रश्न है, वाहन का बीमा अनिवार्य रूप से किस प्रकार का होना चाहिए? तो यह होना चाहिए थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए। यह वाहन अधिनियम 146 के अंतर्गत कहा गया है, यह जरूरी भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड सिग्नल का मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड सिग्नल? इसका मीन हो जाएगा रुक जाइए। अगला प्रश्न है, वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी कितने समय तक वैध रहता है? तो यह वैध रहता है 6 महीने तक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कितने तक? 6 महीने तक यह वैध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिकेटर का प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग होता है मुड़ने से पहले, गाड़ी मुड़ने से पहले किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्कूल जोन में अधिकतम गति सीमा क्या होनी चाहिए? तो इसकी अधिकतम गति सीमा जो है 25 किलोमीटर पर आवर है, यह अधिकतम है। और गति अधिक होने पर तत्काल चालान काटा जा सकता है और स्कूल समय में विशेष निगरानी की जाती है। स्टॉप संकेत का रंग क्या होता है? इसका रंग हो जाता है डी, ऑप्शन लाल, रेड हो जाता है। यदि कोई चालक हेलमेट नहीं पहनता है तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा? तो इस पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और आप बार बार पकड़े जाते हैं तो यह बढ़ जाएगा और आपको 4000 रुपए देना पड़ेगा और लाइसेंस भी आपका रद्द हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सड़क चिन्ह तीव्र मोड़ को दर्शाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीव्र मोड़ को यह दर्शाता है। इस तरह का, कुछ इस तरह का एरो रहेगा, ये एरो अगर आपको देखने को मिले तो तीव्र मोड़ है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हेलमेट नहीं पहनने पर कितना जुर्माना निर्धारित है? अभी क्वेश्चन रिपीट आ गया है, तो 1000 रुपए है, 1000 का जुर्माना है। इसके 129वें एक्ट में कहा गया है, 129वां जो उसका है, और 194 डी उसका जो धारा है उसमें बताया गया है। कोई हॉर्न नहीं बजाना संकेत किस श्रेणी का संकेत है? तो यह है निषेधात्मक संकेत, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, नो हॉर्न।
नो हॉर्न। यहाँ पर कुछ इस तरह से हॉर्न का साइन बना करके ऐसे करके क्रॉस लगा रहता है, तो नो हॉर्न का साइन रहता है। अक्सर मंदिर, अस्पताल या फिर स्कूल वाले जोन में लगा रहता है। ओवरलोडिंग करने पर नए नियमों के अनुसार क्या सजा होगी? इसकी सजा होगी 2000 रुपया पर टन आपको देना होगा और 1000 रुपया पर टन प्रतिदिन का शुल्क लागू होगा इस पर। यह नियम सार्वजनिक और निजी दोनों वाहनों पर लागू होगा। इससे सड़क दुर्घटनाओं से क्षति जो होती है वाहन को, इससे रोकथाम के लिए अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, एक तरफा रास्ता चिन्ह का रंग और आकृति कैसा होगा? तो यह होता है नीला रंग का और आयताकार होता है। किस रंग का होगा? ये कुछ इस कलर का होने वाला है, आपको आयत के आकार का होगा और कुछ इस तरह से होगा, नीले कलर से पूरा फुलफिल रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अंतर्गत डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है पुलिस कोर्ट और पुलिस रिपोर्ट और आवेदन, ये दोनों आपको आवश्यक होना चाहिए। नियमित वाहन फिटनेस जांच कितनी अवधि में आवश्यक होती है? तो यह इसकी आवश्यकता होती है हर एक वर्ष। फिटनेस की अवधि होती है पर ईयर, इसको जांच करवाना है। यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी चलाता है तो उसे पहली बार क्या दंड मिलेगा? उसको दंड दिया जाएगा 10,000 रुपया और 6 माह का जेल। पैदल चलने वालों के लिए किस संकेत का प्रयोग होता है? तो इसके लिए उपयोग होता है जेब्रा क्रॉसिंग। कुछ इस तरह का आपको बना रहेगा, व्हाइट कलर से होगा। मान लीजिए ये रोड है हमारा, तो इसमें व्हाइट कलर से होगा जेब्रा क्रॉसिंग, इस तरह से लाइन बना रहेगा, तो आप यहां से इस साइड जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर कितना जुर्माना है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। ये इसका जुर्माना है 2000 रुपए, ऑप्शन सी। मोटर वाहन अधिनियम 2019 में गुड स्मैरिटन यानी इसका क्या अर्थ हो जाएगा, यह पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घायल को मदद करने वाला नागरिक। इसको गुड सैमरिटन नागरिक होता है जो दुर्घटना स्थल में घायल की मदद करता है और कानून के अनुसार उसे पुलिस या कोर्ट द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा, उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है और यह लोगों की मदद के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक प्रावधान है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 20 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया इससे। अब जो है 80 से लेकर के 100 प्रश्न तक पार्ट पुर्जा, लुब्रिकेटिंग और रखरखाव से संबंधित है गाड़ी के। तो देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। क्लच प्लेट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है इंजन और गियर बॉक्स को जोड़ना और अलग करने का कार्य करता है। स्टीयरिंग सिस्टम में पिटमैन आर्म का क्या कार्य होता है? इसमें कार्य होता है इसका दिशा बदलने की शक्ति ट्रांसफर करना। कौन सा लुब्रिकेंट इंजन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इंजन ऑयल, ऑप्शन सी। डिस्क ब्रेक में किस भाग में ब्रेकिंग फोर्स उत्पन्न होता है? तो डिस्क ब्रेक में यह उत्पन्न होता है रोटर भाग में, रोटर वाले पार्ट में। ब्रेक पैड जो है उसको रोटर से दबाकर घर्षण पैदा करता है, इससे व्हील की गति, चक्के की गति धीमी हो जाती है। वाहन के शीतलन तंत्र में रेडिएटर किस लिए उपयोग होता है? ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितने बार पूछा जा चुका है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजन को ठंडा करने के लिए। किसके लिए? इंजन को ठंडा करने के लिए। कूलेंट रेडिएटर में घूमता है और गर्मी छोड़ता है और यह ओवर हीटिंग से बचाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, वाहन में शॉक एब्जॉर्बर का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है झटकों को सोखना। ये झटकों को सोखता है, यह सस्पेंशन सिस्टम का भाग होता है। किसका? सस्पेंशन सिस्टम का यह पार्ट होता है। एयर फिल्टर का क्या कार्य है? एयर फिल्टर, इसका कार्य होता है इंजन में पाई जाने वाली हवा को शुद्ध करना। बैटरी में अम्ल का स्तर क्यों चेक किया जाता है? एसिड का स्तर क्यों चेक होता है? क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह सही से बना रहे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए इसका होता है उपयोग। और अम्ल का स्तर कम होने पर करंट कमजोर होता है। हाइड्रोमीटर से इसका स्तर मापा जाता है। किससे? हाइड्रोमीटर से इसका लेवल मापा जाता है। यदि इंजन से अत्यधिक धुआं निकलता है तो क्या दोष हो सकता है? तो इसका दोष होगा गलत फ्यूल मिश्रण। जो इंजन का ट्यूनिंग है वो खराब हो जाता है, कभी कभी एयर फिल्टर ब्लॉक हो जाता है। वाहन का गियर ट्रांसमिशन सिस्टम किस पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है सॉफ्ट गियर सिस्टम पर आधारित होता है। ट्रांसमिशन में कौन सा आता है? क्लच आता है, सॉफ्ट आता है और गियर आता है। क्लच, सॉफ्ट और गियर ट्रांसमिशन के अंतर्गत आते हैं।
क्लच प्लेट को घिस जाने पर वाहन में क्या लक्षण दिखाई देगा? तो इसमें लक्षण दिखाई देता है वाहन पिकअप नहीं लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि वाहन का पिकअप कम होता है और इंजन घुमाता है, प्लस वाहन तेज गति से नहीं चल पाएगा। इंजन में इंजन ऑयल की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो इसमें समस्या उत्पन्न होगी, इंजन गर्म होकर जाम हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न है डीजल इंजन के लिए प्रयुक्त बैटरी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य होता है इंजन को स्टार्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन में ओवर हीटिंग की मुख्य वजह से क्या हो सकती है? इससे होगा ब्रेक बार बार उपयोग करने से ओवर हीटिंग की समस्या आएगी। सॉरी, रेडिएटर में पानी की कमी होगी। ओवर हीटिंग, रेडिएटर में पानी की कमी होगी, क्वेश्चन अभी पूछा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। वाहन में बैलेंसिंग ना होने पर क्या असर होता है? तो इस पर असर होगा गाड़ी एक ओर खिंचती है और कंपन होने लगती है, टायर बैलेंसिंग ना होने के कारण। वाइपर ब्लेड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वाइपर ब्लेड का जो मेन कार्य होता है यह होता है शीशे पर पानी को साफ करना। है आपको पता है, ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और इससे चालक को स्पष्ट दिखाई देता है। बारिश में, अगर बारिश का मौसम है तो वाहन चलने में सहायता मिलती है। और वाइपर का जो रबर होता है उसको समय समय पर बदलते रहना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए एक अच्छी बात बताते हैं, जब बारिश का मौसम हो और बार बार बूंदे पड़ती है गाड़ी के शीशे पर, तो आप लोग क्या कीजिए, एक आलू ले लीजिए, आलू को कस के दो भाग में उसको शीशे पर साफ कर दीजिए, पानी मार दीजिए। जितनी पानी की बूंदे उसके बाद पड़ेगी ना, तो वो अपने आप पानी नीचे फिसलते जाएगा और आपकी शीशा एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर दिखने लगेगा आपको। स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में उपयोग किया जाता है? तो उपयोग होता है पेट्रोल इंजन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और यह इलेक्ट्रिक स्पार्क द्वारा दहन क्रिया को शुरू करता है और डीजल इंजन में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और स्पार्क प्लग जो है स्टार्टिंग और माइलेज की समस्या इससे बन जाएगी स्पार्क प्लग से। अगला प्रश्न है व्हील अलाइनमेंट गलत होने पर क्या दिक्कत आती है? इससे दिक्कत आएगी टायर असमान रूप से घिस जाएगी, तो इसमें दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन का मफलर यानी साइलेंसर का कार्य करता है। कौन करता है कार्य? तो शोर को कम करता है। जो साइलेंसर या शोर को कम करता है और ये निकास प्रणाली का हिस्सा होता है। इसके खराब होने पर वाहन से तेज आवाज आती है और यह पर्यावरण के कानों दोनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और व्यक्ति के कान को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। आखिरी प्रश्न है वाहन के स्टीयरिंग में लूजनेस आने का क्या कारण हो सकता है? जिसका मेन रीजन होता है स्टीयरिंग जॉइंट या लिंक में ढीलापन आ जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी। 100 प्रश्न को हमने कर लिया। मिलेंगे अगले सेट में। इस सेट को आप लोग बार बार रिपीट करते रहिए। धन्यवाद।